हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। तो कल्पना कीजिए एक बहुत ही अजीब सी स्थिति की। मान लीजिए एक तरफ वॉल स्ट्रीट का एक बेहद आलीशान ऑफिस है और वहां कोई सूट बूट वाला करोड़ों रुपए कमाने वाला फाइनेंस एक्सपर्ट बैठा है। बिल्कुल। उसके सामने छह छह कंप्यूटर स्क्रीन लगे हैं जिन पर दुनिया भर के मार्केट का डेटा फ्लैश हो रहा है, ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बंदर है। एक बंदर। हाँ, एक बंदर जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो बस एक दीवार पर टंगे डार्ट बोर्ड पर डार्ट फेंक रहा है। उस बोर्ड पर शेयर बाजार की अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे हैं। अच्छा, तो मतलब वो रैंडम तरीके से डांट फेंक रहा है। एकदम रैंडम। अब अगर कोई ये कहे कि शेयर बाजार में निवेश करके मुनाफा कमाने के मामले में वो एक्सपर्ट और वो डांट फेंकने वाला बंदर बिल्कुल एक बराबर हैं, तो ये बात कितनी अजीब लगेगी। ये तस्वीर जितनी अजीब लगती है ना, उन वित्तीय दुनिया के लिए ये उतनी ही ज्यादा बेचैन करने वाली भी है। सही कहा। खासकर उन लोगों के लिए जो हर दिन शेयर बाजार के बेहद जटिल चार्ट्स देखकर ये दावा करते हैं कि वे बाजार की अगली चाल को पकड़ सकते हैं। ये सीधा सीधा उन विशेषज्ञों की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। हम आज बर्टन मालकेल की उस मशहूर किताब के सारांश में गोता लगाने वाले हैं जिसने पूरी वित्तीय दुनिया में भूचाल ला दिया था। हाँ, ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। जी हाँ। और ये किताब कोई नया इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। ये 1973 में आई थी। इसके अब तक 13 संस्करण आ चुके हैं और ये 10 लाख से ज्यादा बार बिक चुकी है। मतलब 50 साल बाद भी इसके सिद्धांत उतने प्रासंगिक हैं। एकदम सही। और इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि निवेश की इस भूल भुलैया में जहां महंगे एक्सपर्ट्स का भ्रम जाल बिछा है, उससे बचकर सरलता से संपत्ति कैसे बनाई जा सकती है। और ये समझना आज के दौर में बहुत जरूरी भी है। दशकों से आम निवेशकों के दिमाग में यही बात डाली गई है कि स्टॉक मार्केट कोई रहस्यमयी विज्ञान है जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने जीनियस ही समझ सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये चर्चा किसी को भी निवेश के बारे में एक नया और आत्मविश्वासी नजरिया देगी। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि अगर हम उस महंगे एक्सपर्ट और बंदर वाली बात पर वापस लौटें तो आखिर वॉल स्ट्रीट के ये दिग्गज इतने गलत क्यों साबित होते हैं। सारा खेल इस रैंडम वॉक थ्योरी का है जिसके बारे में मालकील बात करते हैं। ये थ्योरी आखिर कहती क्या है। अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि शेयर की कीमतों का कल का उतार चढ़ाव आज के उतार चढ़ाव से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अच्छा। हाँ, मतलब एक स्टॉक की कीमत पिछले हफ्ते क्या थी या कल क्या थी, इससे ये बिल्कुल भी तय नहीं होता कि कल उसकी कीमत क्या होगी। बीता हुआ कल आने वाले कल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पर ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरा मतलब है, अगर मौसम का उदाहरण लिया जाए। मौसम वाला एनालॉजी बहुत आम है। हाँ, क्योंकि अगर कल भारी बारिश हुई थी तो आज भी मौसम कैसा रहेगा इसका अनुमान लगाना काफी आसान होता है। वहाँ एक स्पष्ट पैटर्न होता है। तो फिर स्टॉक मार्केट में ये नियम क्यों नहीं लागू होता। क्योंकि शेयर बाजार मौसम की तरह काम नहीं करता। मौसम के नियम भौतिकी पर आधारित हैं, लेकिन शेयर बाजार सूचनाओं पर चलता है। सूचनाओं पर मतलब न्यूज और डेटा पर। बिल्कुल। बाजार में हर नई जानकारी आते ही तुरंत कीमतों में शामिल हो जाती है। जब कोई प्रणाली इतनी तेजी से हर पल खुद को बदलती है तो उसका पिछला पैटर्न पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है। ये तो पूरे वित्तीय उद्योग की नींव को ही हिला देने वाला तथ्य है। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बर्टन मालकील ने इसे साबित करने के लिए अपने छात्रों के साथ एक बहुत ही मजेदार प्रयोग किया था। अच्छा, क्या किया उन्होंने। उन्होंने कोई सुपर कंप्यूटर नहीं लिया, बल्कि सिर्फ एक सिक्का लिया और उसे उछालना शुरू किया। एक सिक्का। सिर्फ एक सिक्के से स्टॉक मार्केट का पैटर्न कैसे समझ आ सकता है। विज्ञान बहुत सीधा था। उन्होंने एक काल्पनिक स्टॉक बनाया जिसकी कीमत $50 रखी। अब नियम यह था कि अगर सिक्का उछालने पर हेड्स आया तो कीमत आधा प्रतिशत ऊपर गई और टेल्स आया तो आधा प्रतिशत नीचे। बिल्कुल। उन्होंने लगातार सिक्का उछाला और उस पूरी तरह से रैंडम डेटा के आधार पर एक नकली स्टॉक प्राइस का चार्ट बना लिया।
तो वो चार्ट कैसा दिख रहा था? उसमें कीमतें कभी तेजी से ऊपर जा रही थी, कभी लगातार नीचे गिर रही थी, बिल्कुल किसी असली शेयर मार्केट के ग्राफ की तरह। अरे वाह! लेकिन उस चार्ट से साबित क्या हुआ? साबित वो हुआ जो उन्होंने आगे किया। उन्होंने उस नकली चार्ट का प्रिंट आउट लिया और उसे एक बहुत बड़े अनुभवी टेक्निकल एनालिस्ट के पास ले गए। वो इंसान जो वॉल स्ट्रीट में चार्ट्स देखकर भविष्यवाणी करता है? हाँ, उस एनालिस्ट ने चार्ट को बहुत ध्यान से देखा, उसमें अपनी रेखाएं खींची और बहुत उत्साहित होकर कहा कि अरे ये तो बहुत शानदार पैटर्न बन रहा है, ये स्टॉक तुरंत खरीद लेना चाहिए। सच में? उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि वो डेटा रैंडम था। बिल्कुल भनक नहीं लगी। उसे लगा कि वो किसी कंपनी का असली डेटा देख रहा है, जबकि वो सिर्फ एक उछाले गए सिक्के का नतीजा था। बाप रे! मतलब जैसे वो ट्रेंड समझ रहे थे वो सिर्फ इत्तेफाक था। और यहीं पर वो डांट फेंकने वाले बंदर का तर्क सामने आता है ना। एकदम सही। चूंकि बाजार पूरी तरह से रैंडम वॉक करता है, इसलिए अगर कोई बंदर बिना देखे इंडेक्स फंड की लिस्ट पर डांट फेंकें और वो शेयर खरीद लिया जाए, तो गणित के हिसाब से वो बंदर भी एक महंगे पोर्टफोलियो मैनेजर जितना ही मुनाफा कमा सकता है। हाँ, ये बंदर का उदाहरण किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सच्चाई दिखाता है कि बाजार को लगातार मात देना इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो हर दिन जब कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल खोलो तो महंगे सूट पहने लोग स्क्रीन पर लाल और हरे ग्राफ क्यों दिखाते रहते हैं? वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हाँ, कोई कहता है ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को छू रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है। मालकिन तो इसे सीधा सीधा ज्योतिष के बराबर मानते हैं ना? बिल्कुल। उनका मानना है कि कंप्यूटर पर चार्ट देखकर शेयर खरीदना और फुटपाथ पर बैठकर हाथ की लकीरें देखना, दोनों एक ही बात है। पर लोग इन चार्ट्स पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इसके पीछे इंसानी मनोविज्ञान का हाथ है। इसे एपोफेनिया कहते हैं। एपोफेनिया, ये क्या होता है? हमारे दिमाग की हमेशा से ये आदत रही है कि वो हर जगह पैटर्न ढूंढना चाहता है। हाँ, भले ही वहां कोई पैटर्न हो ही नहीं। अच्छा, जैसे कभी-कभी हम बादलों में जानवरों की शक्लें देख लेते हैं। हमारा दिमाग अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो जब लोग वो रैंडम ग्राफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जबकि वो सिर्फ एक भ्रम होता है। समझ गई। चलिए मान लिया कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ज्योतिष है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस का क्या? जहां कंपनी की असली वैल्यू देखी जाती है। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, उसका पीई रेशियो क्या है। ये तरीका तो बहुत तार्किक लगता है ना? किसी मजबूत कंपनी को खोजना कोई तुक्का तो नहीं है। हाँ, मालकिन खुद मानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस उस चार्ट वाले ज्योतिष से काफी बेहतर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या लेकिन? वो कहते हैं कि इस तरीके से भी लगातार बाजार को मात देना बेहद मुश्किल है। ऐसा क्यों? अगर कोई मेहनत करके अच्छी कंपनी खोज ले तो उसे तो फायदा होना चाहिए। क्योंकि आप बाजार में अकेले नहीं हैं। यहीं पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी ईएमएच आता है। ये हाइपोथेसिस क्या कहता है? इसका मतलब है कि बाजार एक बहुत ही कुशल और तेज मशीन है। किसी भी कंपनी की जो भी जानकारी आती है वो तुरंत शेयर की कीमत में जुड़ जाती है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मतलब अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज अचानक रात में आ जाए, तो जो चीज एक आम इंसान के लिए ब्रेकिंग न्यूज होती है, बाजार के लिए वो पहले ही इतिहास बन चुकी होती है। अरे हाँ, जब तक वो खबर टीवी से आप तक पहुंचती है, सुपर कंप्यूटर्स और बड़े निवेशक उसे माइक्रो सेकंड्स में प्रोसेस कर लेते हैं। मतलब बाजार हमेशा इंसानों से तेज होता है? बिल्कुल। खबर बासी हो चुकी होती है और कीमत पहले ही बढ़ चुकी होती है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस ज्योतिष है और फंडामेंटल एनालिसिस में बाजार हमसे हमेशा आगे है, तो एक आम इंसान करे क्या? क्या निवेश करना छोड़ दे? नहीं, निवेश छोड़ना समाधान नहीं है। यहीं पर मालकीन की सबसे बड़ी सलाह आती है। वो कहते हैं कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। जैसे अपना S&P 500 या भारत में निफ्टी 50? हाँ, बाजार को हराने की कोशिश ना करें, बस बाजार के साथ चले। एक इंडेक्स फंड चुपचाप पूरी बाजार की टोकरी खरीद लेता है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि 80 से 90% जो एक्टिव फंड्स होते हैं, जहां मैनेजर दिन रात शेयर चुनते हैं, वो लंबी अवधि में इंडेक्स फंड से पीछे रह जाते हैं। 80 से 90%? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। इतने पढ़े लिखे मैनेजर एक सिंपल इंडेक्स फंड से कैसे हार जाते हैं? फीस, उनकी भारी भरकम फीस और ट्रेडिंग का खर्च, रिसर्च टीम का खर्च, आलीशान दफ्तरों का खर्च, ये सब निवेशकों की जेब से जाता है
और सारा मुनाफा खा जाता है। सही बात है। और इस बात को साबित करने के लिए जो सबसे मशहूर उदाहरण है वो वॉरेन बफे की 2007 की मिलियन डॉलर की शर्त है। वो किस्सा तो सच में कमाल का है। हाँ, वॉरेन बफे ने पूरे वॉल स्ट्रीट को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख डॉलर दांव पर लगाता हूं कि कोई भी हेज फंड लगातार 10 सालों में एक साधारण S&P 500 इंडेक्स फंड को नहीं हरा पाएगा। और हेज फंड्स तो वित्तीय दुनिया के सबसे महंगे और स्मार्ट फंड माने जाते हैं। बिल्कुल। और एक हेज फंड कंपनी ने 5 बेहतरीन फंड्स का पोर्टफोलियो बनाकर ये चुनौती ले ली। और अंत में क्या हुआ? 2008 की मंदी भी आई बीच में। हाँ, 10 साल बाद 2017 में वो साधारण सा इंडेक्स फंड आसानी से जीत गया। हेज फंड्स की सारी विशेषज्ञता धरी की धरी रह गई। ये माल्कील की थ्योरी का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रमाण था। इस पूरी चर्चा से हमें 4 प्रमुख सबक मिलते हैं। पहला, कि लागत यानी कॉस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। फीस सच में बहुत फर्क डालती है। 1% फीस 30 सालों में लाखों का नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। दूसरा सबक है विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन। एक इंडेक्स फंड अपने आप ही निवेश को सैकड़ों कंपनी में बांट देता है। मतलब अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो बाकी निवेश को संभाल लेती हैं। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। एकदम सही। और तीसरा सबक है कि मार्केट टाइमिंग से बचें। हाँ, लोग बहुत घबराते हैं कि बाजार गिर गया, अब क्या करें। इसीलिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या SIP करनी चाहिए। हर महीने नियमित निवेश करते रहें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। और चौथा सबक है लंबी अवधि की सोच। रोजमर्रा के शोर शराबे और डराने वाली न्यूज़ को नजरअंदाज करना जरूरी है। बिल्कुल, यही अनुशासन आपको मुनाफा देगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि निवेश की दुनिया में सरलता हमेशा जटिलता को हरा देती है। बिल्कुल, सिंप्लिसिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। एक आम इंसान को दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये ज्ञान किसी को भी बिना डरे बहुत सरल तरीके से निवेश करने का आत्मविश्वास देता है। ये बात 100% सच है। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो स्रोतों से थोड़ा आगे की बात है। अच्छा, वो क्या सवाल है? हमने कहा कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के कारण सारी जानकारी तुरंत कीमतों में शामिल हो जाती है और इंसान बाजार को मात नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर माइक्रोसेकंड्स में करोड़ों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस कर रहे हैं, बाप रे, हाँ, AI तो बहुत तेज है। तो क्या इंसानों के लिए बाजार में कोई भी अंदरूनी बढ़त खोजना अब पूरी तरह से और हमेशा के लिए असंभव हो गया है? क्या भविष्य का शेयर बाजार केवल रोबोट्स और एल्गोरिदम्स का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या मशीनें निवेश को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। और इसी शानदार विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।